इसमें किसी ख्वाब और दवा की खासी मिकदार मिला दी जाए ताकि वो रात होने से पहले होश में ना आ सके। इसके लिए किसी होटल में कमरा बुक कराने का इरादा है। सुल्तान शाह ने जल कर पूछा, तुम्हारा क्या मशवरा है? मैंने माहौल पर छाए हुए जमूद को खत्म करने के लिए उसे चिढ़ाया। हमें अपने लिए मुश्किल से सर छुपाने का ठिकाना मिला है। अव्वल खान के पास इस वीराने के अलावा सिर्फ अपना घर है। सुल्तान शाह गुस्सीले लहजे में बोला, इस मुसीबत को तुम कहाँ ले जाओगे? मैं सुकून और दिलचस्पी से उसकी बात सुनता रहा। वो खामोश हुआ तो मैंने संजीदगी से कहा, तुम भूल रहे हो कि इस वक्त नादरा का घर भी फैरान पड़ा हुआ है। अव्वल खान के 2 आदमियों की निगरानी में सखी मुराद को इसी तहखाने में डाला जा सकता है जहां गैरी हार्ट के मातहत इंस्पेक्टर जेफ मिलर को रखा गया था। और अगर सखी मुराद ने वहां हंगामा आराई शुरू कर दी? सुल्तान शाह ने खिसाए हुए लहजे में पूछा। अव्वल खान के आदमी तमाशा नहीं देखेंगे। नागुज़ीर जरूरत पड़ने की सूरत में उसे कबल अज वक्त हलाक भी किया जा सकता है। वो जिंदा रहा तो शायद हम इसे एक मोहरे की सूरत में इस्तेमाल कर सकें। बात तय होगी। सखी मुराद के लिए नए ठिकाने की तजवीज सुनने के बाद सुल्तान शाह मुतमईन नजर आने लगा, लेकिन जुबान से मेरी तजवीज की तायद करने के बजाय वो लाताल्लुकाना अंदाज में बैठा रहा। नादरा के घर का महल वकूफ बहुत आसान था। महज पता बता देने पर भी अव्वल खान के आदमी सखी मुराद को लेकर आसानी से वहां पहुंच सकते थे। लेकिन वो घर सुल्तान शाह का देखा भाला था। उसकी रहनुमाई में वो काम बेहतर तरीके से सरअंजाम दिया जा सकता था। सखी मुराद को किसी शुबे का मौका दिए बगैर वहां से नादरा के घर मुंतकिल किया जाना था, इसलिए इसे फौरी तौर पर या जबरदस्ती बेहोश करना मुनासिब न होता। एसटीएफ वालों को पूरे सब्र तहम्मुल से इस वक्त का इंतजार करना था जब सखी मुराद भूख या प्यास से मगलूब होकर खुर्दनोश की किसी चीज की फरमाइश करता। सुल्तान शाह को वहां रुककर वक्त गुजारना था, लेकिन मैं रास अलमैडा का एक नया सुराग मिल चाहने के बाद वक्त जाया नहीं करना चाहता था। मेरा मसला यह था कि मैं अव्वल खान ही के साथ स्टेशन 4 आया था और मेरी गाड़ी अव्वल खान के घर पर खड़ी हुई थी। स्टेशन 4 और अव्वल खान के घर तक पहुंचना आसान नहीं था। मुझे इस बारे में लबकुशाई की जरूरत नहीं पड़ी। अव्वल खान ने नजरों ही नजरों में मेरी उलझन भांप ली और अपनी अर्दली से एक ड्राइवर को बुलवाकर उसे मेरे हवाले कर दिया। मेरी ख्वाहिश थी कि वो ड्राइवर मुझे सुपर हाईवे या ज्यादा से ज्यादा सोहराब गोट पर छोड़कर लौट आता और मैं वहां से कोई टैक्सी वगैरह पकड़कर अव्वल खान के घर पहुंच जाता। लेकिन अव्वल खान ऐसे मामलात में बहुत ही साहस और वजादार वाक़ हुआ था। उसने अपने ड्राइवर को हदायत कर दी कि वो मुझे उसके घर तक पहुंचाकर वापस लौट आए। नाचार मुझे खामोश हो जाना पड़ा। मैं इन दोनों को अलविदा कहकर वहां से रुखसत हुआ तो मुझे ये इत्मीनान था कि अव्वल खान का दिया हुआ ऑपरेटर्स मेरे पास मौजूद था और मैं जरूरत पड़ने पर शहर के किसी भी हिस्से से इससे राब्ता कर सकता था। मुझे ले जाने वाला ड्राइवर बहुत कम गो और डिसिप्लिन का आदी मालूम होता था। उसकी खामोशी की वजह से मुझे रास्ते में सोचने का मौका मिल गया और मैं अपने जहन में बहुत से नक्शे बनाता और बिगाड़ता हुआ अव्वल खान के घर के करीब जा पहुंचा जहां मेरी गाड़ी मौजूद थी। अव्वल खान को कश्मीर रोड के रास्ते पर लाते हुए मैं रास अलमैडा की मुतवक्का कमीनगाह का एक चक्कर लगाने का फैसला कर चुका था। मेरा ख्याल था कि दिन के उजाले में कुर्बो जवार का गहरा जायजा लेने के बाद मैं कार्रवाई के वक्त और तरीकाकार कर बेहतरीन तयन कर सकता था। अपने ख्यालात में डूबा हुआ मैं डिफेंस के उस इलाके में पहुंच गया जहां से एक सड़क समंदर के तफरीह साहिल की तरफ और दूसरी वीरान साहिल की तरफ जाती थी। मैंने सऊदी कौंसल खाने वाले चौराहे से अपनी गाड़ी दूसरी सड़क पर डाल दी। साहिली वीरानी की तरफ जाने वाली वो 2 रोया सड़क खासी कुशादा थी और इस वक्त इस रास्ते पर बराए नाम ट्रैफिक चल रहा था। मैं चाहता तो तेज रफ्तारी से दरमियानी फासला तय करके मतलूबा मकाम तक पहुंच सकता था, लेकिन मैं रफ्तार में गैर मामूली कमी पेशी करके गैर जरूरी तौर पर किसी की नजरों में आने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। शाहीनी शटर्स की ऊंची फसील मुझे दूर ही से नजर आने लगी। इस इमारत की पहली झलक नजर आते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। इस इमारत से रास अलमैडा का ताल्लुक जाहिर होने के बाद मेरे जहन में अजीब अजीब वसवसे सर उभा रहे थे। मैं चुकन्ने अंदाज में ड्राइविंग कर रहा था। अचानक अकब नुमा आईने में एक तेज रफ्तार से आकार का अक्स नजर आया। वो कार इतनी तेज रफ्तारी से चली आ रही थी जैसे उसे चलाने वाला अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को रोंदते चले जाने का अज़म लेकर शहर की सड़कों पर निकला। इस कार की वजह से चंद सानियों के लिए मेरी तवज्जो भटक गई। मैंने दाहिनी तरफ काफी जगह छोड़ी हुई थी जो आने वाली कार के गुजरने के लिए बहुत काफी थी, लेकिन इस कार के ड्राइवर ने मुसलसल हॉर्न बजाने के साथ ही हेडलैम्प जलाने बुझाने शुरू कर दिए। वो वाज़ेह तौर पर उसकी शरारत थी। मैंने अपनी गाड़ी मजीद हटा ली। वो गाड़ी मेरे बराबर से गुजरी तो मैंने अगली नशिस्त पर 2 नौउम्र चेहरे देखे और फिर मेरे बदन में खौफ की लहर सरायत करके पैसेंजर सीट वाले लड़के ने मेरा निशाना लेकर कुछ फेंकने की कोशिश की थी। मैं बेख्तियार स्टीयरिंग की तरफ झुक गया। चलती गाड़ी में मेरे लिए इससे ज्यादा मुदाफत की गुंजाइश नहीं थी। अचानक कोई ठोस चीज मेरी गर्दन से टकराई और फट गई। फिजा इन दोनों लड़कों के कहकों से गूंज उठी और वह कार खतरनाक रफ्तार से आगे निकलती चली गई। मैंने गर्दन पर नमी महसूस करके हाथ लगाया तो चिपचिपाहट का एहसास हुआ। फिर कॉलर में फंसा हुआ अंडे का छिलका मेरे हाथ में आ गया और मैं बेख्तियार एक गहरा सांस लेकर रह गया। शायद वो दोनों शरारती लड़के अपने बड़ों की बेखबरी में बेरहमी से गाड़ी दौड़ाते और दूसरों को कच्चे अंडों का निशाना बनाकर लुत्फ अंदोज होते फिर रहते।
मैं शहर के आसूदा हाल घरानों के नौखेज बच्चों की नित नई और मर्दम आजाद तफरीहात के बारे में आए दिन अखबारात वगैरह में कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। इसलिए मैंने अपने इस नाखुशगवार तजर्बे को शहर के इस इलाके का एक मामूल समझकर फौरन ही जहन से झटक दिया। इस वक्त तक मेरी गाड़ी मतलूबा इमारत के सामने पहुंच चुकी थी। इधर निगाह पड़ते ये देखकर मेरे जहन को झटका लगा कि इस इमारत का एक स्याह शटर तकरीबन निस्फ बुलंदी तक जमीन से उठा हुआ था और उसके नीचे पैदा होने वाली मुस्ततील सुरंग में से एक देव हैकल ट्रक नमूदार हो रहा था, जिसके अकब में कंटेनर बरदार ट्रेलर भी नजर आ रहा था। इस गैर मुतवक्का मंजर को देखकर मैं चंद सानियों के लिए बौखा गया। इस वक्त इमारत का एक शटर खुला हुआ था। ट्रक की विंडशील्ड के पीछे दो इंसानी चेहरे बहुत हकीर नजर आ रहे थे। कुछ पता नहीं था कि इस तारीख सुरंग में मजीद कितनी निगरां आंखें मौजूद थी। मैं इस अमल का जायजा लेने के लिए वहां रुकता तो अपनी नादीदा दुश्मनों की निगाहों में आ सकता था और इन्हें शिकार करने से पहले खुद ही शिकार हो सकता था। मैंने अपनी रफ्तार में कमी किए बगैर सखी मुराद की बताई हुई तरतीब को जहन में ताज़ा किया और यह तयन कर लिया कि सड़क और ट्रेलर दूसरे गेट में से बाहर निकल रहा था। आगे जाकर मैंने कदर खतरा भूल लिया और गाड़ी की रफ्तार कम करके अक्कबनुमा आईने को इस तरह तिरछा कर दिया कि वो ट्रेलर मुझे नजर आता रहे। ट्रेलर और उस पर लदे हुए कंटेनर को खींचने वाला ऊंचा ट्रक सड़क के तकरीबन वस्त तक आ चुका था, लेकिन ट्रेलर का कंटेनर का आखिरी सिरा गायब था। साफ जाहिर था कि वो 40 फुट लंबा कंटेनर था जिस पर इसरार और मुश्तबा अमार से किसी नामालूम मंजिल के लिए रवाना हो रहा था। कंटेनर की बगली दीवार पर APL के बड़े बड़े अंग्रेजी हरूफ और तकरीबन चौकोर परों वाले उकाब की तस्वीर भी मुझे अक्कबनुमा आईने में नजर आने लगी थी। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट लाइन का आईनी कंटेनर था जो इस ट्रेलर पर लदा हुआ था। मुझे बेख्तियार अफगान कोची कैंप में अपने कैद के वो आयाम याद आ गए जब मुझे ऐसे ही एक आईनी कंटेनर में कैद रहने पर मजबूर कर दिया गया था, लेकिन वो ख्याल मेरे ज़हन से फौरन ही महव हो गया। जो कुछ गुजर चुका था वो एक भूला हुआ ख्वाब था, लेकिन मैं इस वक्त जो कुछ देख रहा था वो बहुत सनसनीखेज और नाकाबिले यकीन था। सखी मुराद ने इस इमारत के चौथे गेट के अंदरूनी हिस्से की जो कहानी सुनाई थी वह बहुत मुख्तलिफ थी। इसका कहना था कि शटर के पीछे सिर्फ गाड़ी पार्क करने की जगह थी, इससे आगे एक मजबूत दीवार ने रास्ता मसदूद किया हुआ था, जबकि मैं दूसरे गेट से 40 फुट लंबे कंटेनर समेत एक ट्रक को नमूदार होते हुए देख रहा था। इसका मतलब था कि इस इमारत की बैरूनी साख्त की तरह अंदरूनी बनावट भी बहुत पुरपेश थी। हर गेट के पीछे तामीराती सहूलतों का एक बिल्कुल मुख्तलिफ सिलसिला फैला हुआ था, या फिर सखी मुराद को नजर आने वाली कंक्रीट की मजबूत दीवार महज एक फरेब थी। उसे जरूरत के मुताबिक आगे या पीछे सरकाया जा सकता था। 20 फुट ऊंची और कमोबेश इसी कदर चौड़ी एक दीवार और उसे मुल्हिका कमरों वगैरह के बारे में मेरा आखिरी कयास खुद मेरी नजरों में मजाक का केस था, लेकिन मेरे हरीफों के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं थी। जो कुछ नजर आ रहा था वो खुद भी कम हैरान कुन नहीं था। पता नहीं रास अलमेडा ने इस इमारत में कौन सा शैतानी कारखाना लगाया हुआ था जिसकी कोख में ट्रांसपोर्ट की इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां समा सकती थी। वो कंटेनर वहां से क्या ले रहा था, उसकी मंजिल कहाँ थी। मेरे ज़हन में ख्यालात और अंदेशों की आंधियां सी चलने लगी। मैंने जेब से रुमाल निकाल कर अपनी गर्दन साफ की, अंडे के छिलके के बाकी मांदा टुकड़े कॉलर से अलग किए और गाड़ी वापस घुमा ली। पूरा ट्रेलर बाहर आ जाने के बाद ट्रक शहर की तरफ जाने वाली रास्ते या सड़क पर रवाना था। पूरा ट्रेलर बाहर आ जाने के बाद ट्रक शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ रहा था। ट्रेलर बड़े मुहित में घूम कर सड़क पर सीधा हुआ तो उसकी रफ्तार पकड़ते ही मैंने भी सुस्त रवि से अपनी कार उसके तहक्कुम में डाल दी। वो इमारत जैसी भी और जहां भी थी वहीं रहनी थी। इसे किसी तिलस्माती शोबदे के बगैर वहां से हिलाया नहीं जा सकता था, लेकिन वो ट्रक और ट्रेलर एक बार गायब हो जाते तो इनका सुराग लगाना नामुमकिन हो जाता। इस ख्याल से मैंने इस वक्त इमारत का जायजा लेने के बजाय कंटेनर बरदार ट्रेलर का पीछा करने का फैसला कर लिया था। मेरे लिए इस कार्गो ट्रक का तजुर्बा ज्यादा पुराना नहीं था जो मार्बल के सामान के साथ बारूदी क्रेट एयरपोर्ट लेकर गया था। मैं K9 मिशन से इस कार्गो ट्रक के गहरे ताल्लुक की बिना पर ट्रेलर के बारे में सख्त तशवीश में मुब्तला हो गया था। पता नहीं रात सलमाना ने कराची में क्या चक्कर चलाया हुआ था कि उसकी हर बड़ी सरगर्मी में भारी ट्रांसपोर्ट की कारकर्दगी जरूरत से ज्यादा नुमाया थी। मैं इस इमारत के सामने से गुजरा तो उसके चारों दरवाजे इस तरह बंद थे जैसे इन्हें बरसों से ना खोला गया हो। इमारत के आसपास किसी मुतनफस का वजूद नहीं था। किसी भी चीज से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि चंद मिनट कबल एक ट्रक और ट्रेलर कंटेनर लेकर वहां से निकला था। इस वक्त मुझे उन 9 उम्र रईस जादों पर सख्त गुस्सा आया जो स्याकार में खरमस्तियां करते फिर रहे थे। अगर उन्होंने आम मौका पर मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल न करवा ली होती तो मैं इस इमारत का ज्यादा गहरा मुशाहिदा कर सकता था, लेकिन इनकी मुदाखलत से वो मौका जाया हो गया था। गजरी रोड पर पहुंचकर मैंने देखा कि इस गाड़ी की अकबी नंबर प्लेट खुश्क कीचड़ और मिट्टी में उस बुरी तरह लथड़ी हुई थी कि इसका नंबर नहीं पढ़ा जा सकता था। मैं चंद गाड़ियों के फासले से इस ट्रेलर के पीछे लगा रहा। ट्रेलर की उठी हुई कमानियों, ट्रक की रफ्तार और इस पर लदे हुए कंटेनर की शोर से मुझे जल्दी एहसास हो गया कि कंटेनर खाली था। K9 मिशन की तकमील के लिए एक कार्गो ट्रक बारूदी क्रेट एयरपोर्ट ले गया था और इस मरतबा 40 फुट के कंटेनर में कुछ साजो सामान रास अलमेडा के ठिकाने पर पहुंचाया गया था। इस जमाने में क्लिफ्टन के इलाके को बंदरगाह से मिलाने वाला माई कराची बाईपास तामीर नहीं हुआ था,
वो ट्रक क्लिफ्टन का पुल अबूर करके खोशिंग रोड, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड और फिर PIDC हाउस वाले पुल से गुजरकर मौलवी तमीजुद्दीन खान रोड पर मुड़ा तो मुझे अंदाजा हो गया कि वो बंदरगाह की तरफ जा रहा था। केमाड़ी के नए पुल को अबूर करने के बाद भी मैं इस खुशफहमी में मुबतला रहा। फिर अचानक ही वो ट्रक टेम्पर पोर्ट की तरफ मुड़ गया, जहां बदबूदार पानी की वसी खाड़ियों के किनारे कई शिपिंग कंपनियों के सैकड़ों कंटेनर हर वक्त जमा रहते हैं। मैंने पूरे रास्ते ये एहतियात रखी थी कि ड्राइवर या क्लीनर को अपने ताकुब का शुबा न होने पाए। इसी एहतियात की वजह से मैं टेम्पर पोर्ट वाले रास्ते पर न मुड़ सका। इस वक्त वहां कोई ट्रैफिक नहीं था। मैंने अगले मोड़ से गाड़ी वापस घुमाई और गहरी सोचों में गलता दोबारा इसी किले की तरफ रवाना हो गया जिसकी फसीलों के पीछे रास अलमेडा रपोश था। अचानक मुझे अव्वल खान का दिया हुआ ऑपरेटर्स चाहता है और मैंने फौरन ही इस पर अव्वल खान से रब्ता करने की कोशिश शुरू कर दी। दूसरी कॉल पर अव्वल खान लाइन पर आ गया। तुम्हारा दोस्त बेहोश हो चुका है, अब उसे कराची मुंतकिल करने की तैयारी हो रही है। मेरी आवाज पहचान कर अव्वल खान ने खुश दिलाना आवाज में मुझे मुतल्ला किया और मैं केमाड़ी बल्कि बंदरगाह के इलाके में भटक रहा हूँ। उसकी आवाज मादूम होने पर मैंने उसकी तरफ से लाइन ओवर होने का इंतजार किया बगैर कहा, तुम डिफेंस से वहां कैसे पहुंच गए? उसकी आवाज तहय्युर ज़्यादा थी। सितारे जहां ले जाएं जाना पड़ता है, इसमें मेरी मर्जी का कोई दखल नहीं। रास अलमेडा भी खुद को डेविड स्टार कहता है। अगर तुम इस ताऊदी सितारे का पीछा करते हुए वहां पहुंची हो तो तुम्हारी कारकर्दगी काबिल रश्क है। इस वक्त वो कहाँ है? वो जहां भी होगा अजाब में होगा। मैं लोहे के एक संदूक के पीछे यहां पहुंचा हूं। इसके इस्तफसार पर मैंने अपनी पूरी कहानी उसे सुना डाली। तुम जरा सा खतरा मोल लेकर ट्रेलर की मंजिल देख लेते तो बहुत कुछ मालूम हो सकता था। वो इलाका मेरा देखा भाला है। कंटेनरों और ट्रेलरों के इस जंगल में नंबर वगैरह के बगैर कुछ मालूम करना बहुत दुश्वार है। मेरे खामोश होने पर उसने कहा, फिर मैं इधर का एक चक्कर लगा ही लेता हूँ, वो ट्रेलर वहीं मौजूद होगा, कोशिश कर लो। अव्वल खान की आवाज से नाउमीदी मुतरश थी। वो कह रहा था वहां हर वक्त लिफ्टर और क्रेनें मुतहरक रहती हैं। चंद मिनट में टनों वजनी कंटेनर उतार कर ऊंची कितारों में गुम हो जाते हैं। बहरहाल मैं कोशिश किए लेता हूँ। ओवर एंड ऑल मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैंने एक लंबा चक्कर काट कर गाड़ी दोबारा टेम्पर पोर्ट की तरफ मोड़ दी। ट्रेलर के ट्रक ड्राइवर ने अपनी किसी मसलहत या जरूरत की बिना पर जिस बगली सड़क पर मोड़ लिया था, मैंने अपनी कार उसी से पहले वाली सड़क पर मोड़ ली। इस बार मैं ट्रेलर के पीछे की बजाय ट्रक के सामने से उसे देखना चाहता था ताकि ट्रक का नंबर और वो ना सही तो कम अज कम कंटेनर ही का नंबर वगैरह देख सकूं। मुझे मालूम था कि आलमी जहाज रानी और माल बर्दारी में इस्तेमाल किए जाने वाले कंटेनरों के भी इसी तरह नंबर होते हैं जिस तरह गाड़ियों के नंबर होते हैं और कोई भी कंटेनर हजारों के ढेर में महज अपने मखसूस नंबर की बिना पर आसानी से पहचाना जा सकता है। मैं यही सब कुछ सोचता हुआ टेम्पर पोर्ट की तरफ जाने वाली पतली सी सड़क पर गाड़ी चला रहा था कि अचानक टेम्पर पोर्ट के मुतवाजी सड़क पर दाहिनी तरफ से अचानक नीले रंग का वही ट्रक और ट्रेलर नमूदार हुआ जो मैं रास्ते भर देखता चला आया था। ट्रेलर पर वही कंटेनर बदस्तूर लदा हुआ था। इस तवील गाड़ी को जूं का तूं देखकर मेरा माथा ठिनक गया। वो खाली कंटेनर वहां उतारने के बजाय कुछ छोड़ने आए थे या फिर अपने ताकुब का अंदाजा लगाने के बाद किसी मकसद के बगैर इस तरह मुड़ गए थे। चाहे वो वहां रुककर मेरा इंतजार करते रहे और फिर मैदान साफ पाकर असल मंजिल की तरफ चल पड़े थे। मैंने इस ट्रक और ट्रेलर को पहचाना और ड्राइवर ने इसी लम्हे मेरी गाड़ी को पहचान लिया। एक गजबनाक आवाज के साथ उस मुहिब गाड़ी की रफ्तार यक बयक तेज होगी। ट्रक ने बाएं तरफ मुड़ने के बजाय इस बार मेरी गाड़ी का रुख किया था। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो ड्राइवर बेरहमी के साथ मुझे कार समेत अपने वजनी ट्रेलर और ट्रक के पहियों के नीचे रोन डालने का फैसला कर चुका था। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं गाड़ी रोककर उसे पीछे ले जाने की कोशिश करता। गाड़ी रुकने से पहले ही ट्रक मुझे पीस डालता। मेरे पास निजात की बस एक ही राह थी। मैंने गियर छोड़े बगैर एक्सीलेटर पर यकलक पांव का दबाव बढ़ा दिया। इंजन के हल्के से एहतजाज के साथ गाड़ी की रफ्तार तेज हुई और मैं चश्मे जदन में ट्रक की जद से निकलता चला गया। अक्कबनुमा आईने में यह देखकर मुझे हैरत हुई को ट्रक भी इसी तरफ घूम रहा था। चलते हुए ट्रक के कैबिन के बाएं दरवाजे से तनोमन क्लीनर कूद कर नीचे आ चुका था और वो अपने ट्रक से आगे आगे दौड़ता हुआ मेरे पीछे चला रहा था। मैं यक बजक कुलझ कर रह गया। खुले रास्ते पर वो किसी भी तरह मेरी कार की गर्द नहीं पा सकते थे, लेकिन इनकी हरकत से नाकाबिले फहम एतमाद जाहिर हो रहा था। चंद इंसानियों में हर बात रोजे रोशन की तरह मेरी खोपड़ी पर आया होगी। मैं ट्रक की जद से बचकर साहिल की तरफ आने वाली जिस सड़क पर बढ़ता चलाया था वो एक बंद गली की तरह थी। उसके इख्तिताम पर टेम्पर पोर्ट का गुदला और नाहमवार साहिल था और दोनों इतराफ में वाक़े प्लाटों पर खाली कंटेनरों के अंबार लगे हुए थे। वह बहुत खतरनाक सूरत हाल थी। पीछे ट्रक अपने ट्रेलर समेत किसी देव पैकर इफरीत की तरह चला रहा था। आगे वसी समंदरी खाड़ी थी। जिस कार ने मुझे ट्रक के नीचे आने से बचाया था वो अचानक ही अपनी आफियादियत खो बैठी थी। मैंने पूरी कुव्वत से ब्रेक लगा दिए। क्लच दबाए बगैर रफ्तार खत्म करने की कोशिश के नतीजे में पूरी कार ने 2-3 शदीद झटके लिए और इंजन धड़धड़ा कर बंद हो गया। मैंने दरवाजा खोलकर फुर्ती से नीचे छलांग लगा दी। इसी वक्त ट्रक के दौड़ते हुए क्लीनर ने चंद मुगल्लज़ात बकते हुए मुझे रुकने का हुक्म दिया। मैंने उसकी तरफ देखने की ज़हमत किए बगैर कंटेनरों से भरे हुए एक प्लाट की तरफ दौड़ लगा दी। मेरे फरिश्तों को भी अंदाजा नहीं था कि मेरी वो जद्दोजहद गैर मुतवक्का तौर पर उस कदर खतरनाक रुख इख्तियार कर लेगी। इस ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर यकीनी तौर पर रास अलमेडा या इसके साथियों के पक्के जानिसार रहे होंगे।
इन्हें अपने मिशन की अहमियत और अफादियत का अंदाजा था और वो अपना रास्ता काटने वाले को सर्द मैरी के साथ मौत के घाट उतारने पर तुले हुए थे। मेरे लिए इनसे दूर रहना ही मेरे हक में बेहतर था। मैंने क्लीनर के ललकार पर ध्यान नहीं दिया तो अचानक ही फिजा एक फायर के धमाके से लरज उठी। इस वक्त किसी खुशफहमी की गुंजाइश नहीं थी। वो फायर मेरे ऊपर ही किया गया था। क्लीनर ने वो फायर दौड़ते हुए किया था, इसलिए उसका निशाना खता गया और गोली ठक की आवाज के साथ किसी कंटेनर की फुलादी चादर में पवस्त होगी। इस फायर ने मेरे आसाब के लिए एक ताजियाने का काम किया। बात आखिरकार जिंदगी या मौत के दुरानिये पर पहुंच चुकी थी। एक तरफ टेम्पर पाउंड का हलकोरे लेता हुआ पुरस्कून पानी था जिसकी बसांत फिजा में फैली हुई थी। मैं पानी में कूदता तो वो चंद सानियों में किनारे पर पहुंच जाते और मेरे रेंज से निकलने से पहले ही गोलियों की बाढ़ पर रख लेते। मैं कोई माहिर तैराक नहीं था, वो पानी में कूद कर भी मुझे बेबस कर सकते थे। इनके अच्छी हथियार या हथियारों के मुकाबले में मेरे पास बदकिस्मती से कोई जवाबी हथियार नहीं था। बीमगन महदूद फासले के लिए तवक्का से ज्यादा मोहलक थी, लेकिन इसकी रेंज पिस्तौल या रिवाल्वर का मुकाबला नहीं कर सकती थी। मैं सोचता और दौड़ता रहा। दूसरे फायर ने कई फुट के फासले पर जमीन से धूल उड़ाई तो मैं कई मंजिला कंटेनरों की दीवार तक पहुंच चुका था। मैंने दूर ही से भांप लिया था कि सारे कंटेनर मुख्तलिफ ब्लाकों की सूरत में जखीरा किए गए थे। हर ब्लाक 8-10 कंटेनरों की लंबाई और चौड़ाई पर मुश्तमिल था और इन ऊंचे ऊंचे ब्लाकों के दरमियान कई फुट का फासला मौजूद था। मैं दौड़ता हुआ ऐसे ही करीब तरीन खला में घुस गया। खुली फिजा के मुकाबले में वो तंग सी आयनी गली महफूज होने के साथ साथ खतरनाक भी थी। कंटेनरों की मशीनी साख्त की वजह से पूरी बुलंदी तक इन गलियों की चौड़ाई यकसां थी, लेकिन इनमें ऊपर से आने वाली रोशनी नाकाफी थी। मैं मुलगजे से उजाले में दौड़ता रहा, फिर पहला बगली रास्ता नजर आते ही उस तरफ मुड़ गया। मुझे मालूम था कि वो दोनों इस पुरहोल आयनी गलियों में भी मेरा ताकुब करेंगे। अगर मैं सीधा भागता रहता तो वो पीछे से एक ही फायर करके मुझे ढेर कर सकते थे। मुझे अपने पीछे इन दोनों की मुश्किल आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन इस दौरान में मैं इतने मोड़ घूम चुका था कि मुझे खुद भी समत का कोई और इदराक नहीं था। कंटेनरों के जंगल में बनी हुई भूल भलियों ने वक्ती तौर पर मुझे अपनी पनाह में ले लिया था। भागते भागते मेरा एक पैर कुछ नर्म और लिजे जिस्मों पर पड़ा। कमजोर आवाजों के शोर में कोई गजबनाक बिल्ली घुराई और मैंने उसके पंजों की खराश अपने दाहिनी पिंडली की जिल्द पर महसूस की। शायद इस बिल्ली ने इस महफूज गोशे में बच्चे दिए हुए थे और मैंने बेखबरी में उसके बच्चों को अपने पैर से कुचल दिया था। मैं पिंडली की खराशों की परवाह किए बगैर दाएं बाएं और सीधा भागता रहा। भागने की आदत न होने की वजह से मेरा सांस फूलने लगा, लेकिन मैंने रुकने की हमाकत नहीं की। मुझे अपने दोनों हरीफों की वहशाना आवाजें लोहे के कंटेनरों में गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। वो अपने ट्रेलर और कंटेनर को भूलकर इस वक्त सिर्फ मेरे पीछे लगे हुए थे और मेरे गायब हो जाने पर पागल हुए जा रहे थे। इन्हें अपने फरार के सम से बेखबर रखने के लिए मैं पंजों के बल दौड़ता रहा। एक मोड़ काटने के बाद मैं दौड़ता हुआ आयनी गलियारे के सिरे पर पहुंचा तो अचानक ही खुद को टेम्पर पाउंड के साहिल पर पाया। इतनी दौड़ के बाद आखिरकार मैं लोहे के जंगल से एक महफूज मकाम पर निकल आया था। दाहिनी तरफ काफी फासले पर बहुत से लोग बड़े बड़े पत्थरों पर पैर टिकाए अपनी बंसियों में मछलियां फंसने का इंतजार कर रहे थे। इनसे आगे मुतअद्दिद पेशावर माहीगीर छोटे जाल डालकर मछलियां पकड़ने में मसरूफ थे। साहिल से थोड़े फासले पर समुद्री पानी में जा बजा खुद रू समुद्री झाड़ियों और कीचड़ के छोटे छोटे जजीरे फैले हुए थे। बाज लोग इन झाड़ियों तक भी पहुंचे हुए थे। हद नजर तक फैली हुई इस आड़ी टेढ़ी खाड़ी में कहीं कहीं माहीगीरों की किश्तियां भी एक जगह ठहरी हुई नजर आ रही थी। बाहर के इन मनाजर पर एक सरसरी नजर डालकर मैं अपनी नकासी के रास्ते में 2 कदम अंदर से मटाया। अगर मेरे दुश्मन आतिशी हथियारों से लैस न होते तो मैं इनसे तसादुम का खतरा मोल लेकर अपने फरार की कोई न कोई राह निकाल सकता था, लेकिन इनके तेवर बहुत खतरनाक थे। वो देखते मुझे गोली मारने पर तुले हुए थे। वो आसानी से वापसी का रास्ता मुझे देते हुए नजर नहीं आ रहे थे। इन हालात में मेरे सामने 2 ही रास्ते रह गए थे कि इन ही कंटेनरों के दरमियान छुप कर अंधेरा फैलने का सबर आजमा इंतजार करूं और अंधेरा फैलने पर चोरी छुपे वहां से निकलने की कोशिश करूं। मुतबादल सूरत एक ही थी कि कार तक रसाई का ख्याल जहन से निकालकर मैं टेम्पर पाउंड के गंदे और अफूनत ज़दा पानी में छलांग लगा दूं और तैर कर किसी महफूज किनारे तक पहुंचने की कोशिश करूं। आबी रास्ता इख्तियार करने में कई कुबाहतें थी। पानी से बीमगन को कोई नुकसान न पहुंचता, लेकिन अव्वल खान का ऑपरेटर्स भी करकती नाकारा हो जाता और मैं राब्ते की इस वाहिद सहूलत से भी महरूम हो जाता। दूसरी दुश्वारी ये थी कि इस पूरे लिबास और जूतों के साथ समंदर में तैराकी आसान न थी। यह हरकत मुझे हर तमाशाई की तवज्जो का मरकज बना सकती थी। मैं लिबास को खैर बात कहकर जेरे जामों में वो मुहिम सर कर सकता तो खतरे से निकलने के बाद इस हेत कज़ाई में घर तक पहुंचना मुहाल था। मैंने अपने दुश्मनों की आवाजों पर कान जमाए तो अंदाजा हुआ कि वो भटक कर काफी दूर निकल चुके हैं और मैं उनकी आवाजों की बाज़गश्त सुन रहा था। मैं कंटेनरों के दरमियान छोड़ी हुई तंग गलियों से फायदा उठाने के गुर से वाकिफ हो चुका था। मुझे अंदाजा भी हो चुका था कि जहां भी कंटेनर मौजूद था वहां ऐसी गलियां कदम कदम पर मिल सकती थी। मैं चंद सानियों तक गांव से शहर आए हुए किसी दहकानी की तरह सर उठा उठाकर दाएं बाएं देखता रहा। दरअसल मैं अंदाजा लगाना चाह रहा था कि मेरी कार किस तरफ हो सकती थी। आखिर मैंने साहिल के मुतवाज़िन मगर कंटेनरों के साए में बाएं तरफ चलना शुरू कर दिया। मुझे याद आया कि मैंने अपनी कार को खैरबाद कहने के बाद दाहिनी तरफ दौड़ लगाई थी, इसलिए मैं बाएं तरफ चलकर ही इस मकाम तक पहुंच सकता था।
वापसी में मुझे अंदाजा हुआ कि मैं अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता हुआ काफी दूर निकल गया था। वापसी में इन दोनों की आवाजें भी रफ्ता रफ्ता मालूम हो गई। मैंने सोचा कि कार तक पहुंचने के बाद मैं करीबी कंटेनरों के दरमियान छुप कर इन दोनों की वापसी का इंतजार करूंगा और मौका मिला तो इस दौरान मैं ऑपरेटर्स पर अव्वल खान से राब्ता करके इसे बता दूंगा कि इसका मशवरा मुझे कितना महंगा पड़ा था। एक सिरे पर पहुंचने के बाद आखिरकार मुझे अपनी गाड़ी नजर आ ही गई। वो सड़क के तकरीबन वस्त में इसी तरह खड़ी हुई थी जिस तरह मैंने उसे छोड़ा था। फर्क सिर्फ ये पड़ा था कि ट्रक ड्राइवर ने अपनी फितरी खबासत का मुजाहरा करते हुए ट्रक के अगले हिस्से से जरब लगाकर मेरी कार का पिछला हिस्सा पिचका दिया था। इन दोनों का दूर दूर तक पता नहीं था, मगर मैंने कार के करीब जाना मुनासिब नहीं समझा। मैंने दूर ही से ये राय कायम की थी कि बॉडी को नुकसान पहुंचने के बावजूद शायद मेरी गाड़ी चलने के काबिल थी। गाड़ी और ट्रक वगैरह पर नजर रखने के लिए कंटेनरों का अकबी साहिल बिल्कुल नामुनासिब था। इस तरफ कमीन गाहों से बाहर आने का खतरा मोल लिए बगैर मुझे देखना मुमकिन नहीं था। गाड़ी और ट्रक वगैरह पर नजर रखने के लिए कंटेनरों का अकबी साहिल ही हिस्सा बिल्कुल नामुनासिब था। इस तरफ कमीन गाह से बाहर आने का खतरा मोल लिए बगैर कुछ देखना मुमकिन नहीं था। मेरे छुपने के लिए वही रुख बेहतरीन था जिधर से मैं इन दोनों को जुल देकर फरार हुआ था। मैंने पूरी एहतियात से कुर्बो जवार का जायजा लिया, बीमगन हाथ में संभाली और मैदान साफ देखते ही पंजों के बल अपने मतलूबा रुख पर दौड़ना शुरू कर दिया। मैं फैसला कर चुका था कि पहला खला नजर आते ही मैं वहां घुस जाऊंगा और फिर इत्मीनान से अपने दुश्मनों की वापसी का इंतजार शुरू कर दूंगा। मुझे अपनी राह में किसी रुकावट के हायल होने का जरा भी अंदेशा नहीं था, इसलिए मैं तकरीबन दौड़ता हुआ ही पहली तंग गली में दाखिल हुआ और बुरी तरह किसी से उलझ गया। अगर दोनों तरफ चुने हुए कंटेनर बहुत करीब न होते तो शायद मैं बुरी तरह मुंह के बल गिरा होता, लेकिन मैंने बर वक्त कंटेनरों की अमूमी नालियों में हथेलियां पनसाकर खुद को संभाल लिया। इस बार मेरे पैरों में आने वाले बिल्ली के बच्चे नहीं बल्कि दो मजबूत इंसान थे। इनमें से एक बैठा हुआ था। मेरी गैर इरादी ठोकरें और घुटनों की जरबात से वो बुरी तरह बुलबुलाया था। मेरा धड़ उसके साथी के बदन और चेहरे से टकराया था। वो दोनों ही गंदी गंदी गालियां बक रहे थे। मेरे लिए वो आवाजें अजनबी नहीं रही थी। यह मुकद्दर की सितम जरीफी थी कि मैंने जो हिकमत अमली सोची थी वो दोनों पहले से इस पर अमल किए बैठे हुए थे और मुकद्दर की गर्दिश ने हम तीनों को इस तंग जगह में यकजा कर दिया था। मेरे नागाहानी बोझ और तसादुम से वो दोनों बुरी तरह बुखलाए हुए थे। मैंने एक सेकंड के 1000वें हिस्से में पहल का फायदा उठाने का फैसला कर लिया। खड़ा हुआ हरीफ जो मेरी झोंक की वजह से खुराता हुआ पीछे लड़खड़ाता चला गया था, संभल भी न पाया था कि मैंने मुलगजे से उजाले में बीमगन की पोजीशन सीधी करके फायर कर दिया। मेरी टांगों में मौजूद हरीफ किसी जोंक की तरह मेरी पिंडलियां दबो चुका था, लेकिन मैंने अपने जिस्म की सारी कुव्वत मुज्तमा करके अपना निशाना नहीं फेंकने दिया। लम्हा भर के लिए भीमगन के नोजल से मौत की नीलगू शुआओं की एक पतली सी धार खारिज हुई और मेरे हरीफ की पेशानी के वस्त में सुराख करती हुई मालूम होगी। फौलाद को जला देने वाली इस होलनाक शुआ ने यकीनन उसका कासाए सर और मगज में एक आर पार सुरंग तख्लीक कर दी थी। वो किसी रद्द अमल का इजहार नहीं कर सका। जिस हालत में था उसी हालत में किसी बेजान शैतीर की तरह पीछे गिरता चला गया। ओए फरजंद, नीचे वाला वैश्याना आवाज में कुराया, साले की गर्दन दबोच ले, मैंने सरामी की पिंडलियां जकड़ी हैं, हम इसे यहीं काट कर रख देंगे। इसकी उसकी जुबान से गालियां उबल पड़ी। फरजंद शायद उसके साथी का नाम था। उसके फाल होने से पहले ही मौत उसे अपने फरजंदी में ले चुकी थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दूसरे को भी फौरन ही ठिकाने लगा देता, लेकिन वो किसी सांड की तरह ताकतवर था। उसने मेरी दोनों पिंडलियां जोड़कर मेरे पैर जमीन से उखाड़ दिए थे और मैं अपना तवाजुन बरकरार रखने के लिए दोनों हाथों से कंटेनरों का सहारा लेने पर मजबूर हो गया था। इस वक्त मुझे लम्हा भर की भी मोहलत मिलती तो भीमगन का नोजल ऊपर से उसकी खोपड़ी पर जमाकर पलक झपकने में उसका काम तमाम किया जा सकता था। मैं पूरी कुव्वत सर्फ करके अपनी पिंडलियां उसके गिरफ्त से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने किसी ताकतवर नाग की तरह अपने बाजुओं को बल देकर मेरी पिंडलियों को अपने पेट और सीने से लगा लिया था। यक ब यक मुझे एहसास हुआ कि उसके बाजू मेरे घुटनों के पीछे लिपटे हुए थे और मैं अपने पैरों को किसी हद तक आगे पीछे हिला सकता था। मैंने बिला तरद्दुद उसके जेरे नाव हिस्से में हल्की सी दाहिनी ठोकर रसीद की। इस गिरफ्त में रहते हुए मैं उससे ज्यादा कारीवार कर ही नहीं सकता था। मेरी ठोकर ठीक निशाने पर लगी। उसके हल्क से ऊक की बेसाख्ता आवाज बरामद हुई। लम्हा भर के लिए उसकी गिरफ्त कमजोर हुई और मैंने उछलकर अपनी दोनों पिंडलियां उसके बाजुओं के हल्के से आजाद करवा ली, मगर इस कोशिश में बदकिस्मती से भीमगन मेरे हाथ से छूट गई। मैं चंद कदम पीछे लड़खड़ाने के बाद संभला तो मेरा हरीफ बहुत तेजी से अपने कदमों पर उठ चुका था। फजंद की मुसलसल खामोशी से उसने खतरे का इदराक कर लिया था। दूसरी तरफ मेरी फिक्रमंदी में इजाफा हो गया था। वो किसी आती हथियार से लैस था और मैं भीमगन गिराने के बाद बिल्कुल निहत्ता रह गया था। भीमगन मुझे नजर आ रही थी, लेकिन उसे उठाने का मौका नहीं था। मुझे अपने हरीफ की आंखों में सरा सहमगी नजर आने लगी थी। शायद वो मुड़कर भाग निकलने के चक्कर में था। वह भाग निकलने में कामयाब हो जाता तो चंद कदम दूर जाने के बाद पलटकर मुझे आसानी से गोली मार सकता था। हम दोनों खाली हाथ एक दूसरे को कीनातोज नजरों से घूर रहे थे। हमारे दरमियान कई कदम का फासला था। मेरे पीछे सड़क पर नकासी का रास्ता था और मेरे हरीफ के अक्कम में फरजंद का बेजान जिस्म बेसूद पड़ा था। उसे इल्म नहीं था कि फरजंद हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ चुका था। उसने अचानक पलटकर भागने की कोशिश की। मैं उसके पीछे लपका, लेकिन वो मेरे पहुंचने से पहले ही फरजंद के पहलू में उलझकर इस पर ढेर हो गया। पीछे से मैं उस पर टूट पड़ा। तंग जगह में होने वाली वो लड़ाई बहुत खून आशाम साबित हुई।
कई सेकंड तक हम सरजन के बेजान जिस्म पर लड़ते रहे और फिर यकायक मुझे मौका मिल गया। मैंने उसके बाल पकड़कर उसका सर करीबी कंटेनर की आयनी दीवार से दे मारा। एक आयनी झनकार के साथ उसकी गुर्राहट उभरी। उसके बाद मैंने उसके चेहरे और कनपट्टियों पर ताबड़तोड़ मुक्कों की बौछार कर दी। वो मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा सख्त जान साबित हुआ। मेरे असाब पर थकन तारी होने लगी थी, लेकिन वो मुसलसल मुजामत किए जा रहा था। मेरे आखिरी 3 मुक्के कारी साबित हुए और उसके हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़ गए। मैं उसकी जेब से भरा हुआ रिवाल्वर निकालकर अलग हो गया। मुझे हैरत थी कि ट्रांसपोर्ट और जहाज रां कंपनियों वगैरह के कारोबार का मरकज होने के बावजूद वहां काम करने वालों में जरा सी बात पर अपना काम छोड़कर तमाशबीनी की आदत नहीं थी। थोड़ी देर पहले वहां 2 गोलियां चली थी, लेकिन इस वक्त वहां फायरिंग का कोई रद्दअमल नहीं नजर आ रहा था। हो सकता है कि खुली फिजा में गोलियां चलने की वजह से किसी ने इन फैलती हुई आवाजों को अहमियत नहीं दी हो और जिन्हें इस बारे में तजस्सुस रहा हो वो कुर्बो जवार में किसी हंगामे के आसार न पाकर मुतमईन हो गए हों।